हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आ चुका हूं आज फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जल्दी से जाएंगे, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के आएंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आने वाला है। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन फॉर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। इसके अलावा आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है, जाइए तुरंत और लिंक से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के एडजस्टमेंट्स। अभी तक मैं आपको 2 वीडियो में 10 एडजस्टमेंट्स करा चुका हूं, 5 एडजस्टमेंट फर्स्ट वीडियो में, 5 एडजस्टमेंट नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, और आज फिर से कराने वाला हूं 5 एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट्स को हम आज करने वाले हैं कंक्लूड। नेक्स्ट वीडियो से लेके आने वाला हूं आपके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो एक बार में मैं आपको बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाना है, और वन टाइम में सर कैसे उसको हमें टैली करना है वो मैं सिखाऊंगा कल से। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझना पहले, जो ऑनर होता है वो बिजनेस में पैसे लगाता है, ठीक। एक वो कई बार अपनी बिल्डिंग में ही बिजनेस ऑपरेट करता है, वो अपना लेबर लगाता है। तो मुझे बताओ, अगर उसने पैसे नहीं लगाए होते तो कहीं मार्केट से लोन लेके आता, उस लोन पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? बिल्कुल करना पड़ता सर। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जनरली हमारा बिजनेस में ऐसा अंडरस्टैंड करता है ये तो मैंने ही पैसा लगाया, इस पे इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो क्या है, अंडरस्टेटेड है कि ओवरस्टेटेड है? सर वो ओवरस्टेटेड है। प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हो आप, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है वो। आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉस्ट को भी माइनस करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक रिसोर्सेस है। कंसिडर इट एज अ आउटसाइडर रिसोर्सेस अगर होता तो देने पड़ते पैसे। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो रिस्क बियरिंग का रिवॉर्ड होता है, पढ़ा है ना? प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। समटाइम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज्ड बाय प्रोप्राइटर। जब आप पार्टनरशिप में आओगे, बड़े हो जाओगे, 12th क्लास में आओगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स हम हमेशा चार्ज करते हैं, लेकिन प्रोप्राइटरशिप में ये कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना है। आ जाओ क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। Investment by a proprietor of a business is a capital. Interest on capital is allowed to determine the efficiency of the business as the profit after charging. Such interest is the actual profit, otherwise that is overstated profit. Profit earned by the business. Interest so charged is an expense for the business and gain for the proprietor. Adjustment entry is passed by debiting interest on capital account and crediting capital account. Interest on capital account being an expense account is transferred to profit and loss account. सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे और जो प्रोप्राइटर का कैपिटल है उसमें प्लस कर देंगे। इसलिए एंट्री क्या बनेगी, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर इसको ट्रांसफर करो, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोज भी कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली और क्लोज भी कर दिया, राइट। चलो नोट, if interest on capital is given in the trial balance, then it will be transferred to profit and loss account, as the entry for crediting the capital account is already passed within the trial balance है। trial balance के नीचे है तो दोनों एंट्री पास करनी। interest on capital is allowed on the opening balance in the capital of the accounting year. In case the proprietor introduce additional capital during the accounting year, interest on capital is allowed from the date on which the capital was introduced till the end of the accounting period. In case capital is withdrawn, interest is not allowed on the amount from the date of withdrawal. बहुत सिंपल सी बात है, जितना पैसा इन्वेस्टेड रहा ड्यूरिंग द ईयर में उतने पोर्शन पे आपको इंटरेस्ट जो है वो अलाउ करना है। तो इसका सिंपल मेथड होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे एडिशनल पे आपने जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया, एडिशनल कैपिटल माइनस कर देना, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना और विथड्रॉल से, तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं एग्जैक्टली फिर से आपको बताने वाला हूं कैसे करना है। या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना यहाँ पे? चलो नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। अब सैंपल क्या है? मार्केटिंग एक्सपेंस है कि नहीं बोलूं? है ना सर। सैंपल क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहे हो ना कि लोग आपके प्रोडक्ट को एक बार चेक करें, अगर उनको पसंद आए तो बाद में आपके लिए वो ऑर्डर दे के जाए।
तो सैंपल इज एन एक एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग एक्सपेंस होता है आपके लिए, ठीक है। तो गुड्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर सेल्स प्रमोशन। फॉर एग्जांपल, इफ goods of rupees 5,000 as distributed are samples, then it will be an advertisement for the enterprise, but on the other hand the stocks will be less by goods of such values. It is accounted at purchase cost in the books of account by passing the following entry. तो एडवर्टीजमेंट या सैंपल और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। सिंपल सी बात है सर, परचेस जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में और आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, जितना भी आपने सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको ट्रांसफर कर दीजिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट में और माइनस कर दीजिए कहां से, परचेस अकाउंट से। उतने से परचेस हमारा जो है वो कम हो जाएगा, राइट। आप बोलोगे सर खर्चा तो रिकॉर्ड हो रहा था परचेस में भी, लेकिन क्या है प्रेजेंटेशन बेटर नहीं है इससे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है वो ट्री व्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। चलो, the twofold effect of this entry, it is deducted from the purchase in the debit side of the trading account and it is transferred to the debit of the profit and loss account as advertisement or samples or sales promotion expense. तो इसके दो जो है वो इफेक्ट यहाँ पे आपको देख सकते हैं। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अगेन सिंपल है, परचेस अकाउंट को कम करना है, ड्रॉइंग्स को बढ़ा देना है। अरे पर्सनल यूज है ना, तो एक्सपेंस थोड़ा ना बिजनेस का, ये तो प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंस घर लेके जाओ, बिजनेस में क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हो पर्सनल एक्सपेंस को। कैपिटल कम कर देंगे, ड्राइंग्स में डेबिट कर दो, ड्राइंग्स में डेबिट किया, कैपिटल में एडजस्ट हो जाती है ड्राइंग्स ईयर एंड पे। तो क्या करना है, एंट्री पास आ जाओ। इफ द प्रोप्राइटर टेक्स गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड विद द परचेस कॉस्ट ऑफ गुड्स विथड्रॉन एंड परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, तो परचेस कम हो जाएगा, ड्राइंग्स बढ़ जाएगा। और ड्राइंग्स ईयर एंड पे कहां जाके एडजस्ट होता है, कैपिटल अकाउंट में। चलो चलो नेक्स्ट, द अबव एंट्री रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ ड्राइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर एंड डिक्रीज इन द परचेस। द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री इज deducted from purchase in the debit side of trading account, it is shown in the liability side as a deduction drawing from the capital account, ठीक है। तो ये इसके हो जाते हैं इफेक्ट्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ एज स्टाफ वेलफेयर, ठीक है जी। स्टाफ वेलफेयर जो होता है वो कौन सा एक्सपेंस है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू स्टाफ। तो क्या करोगे इसको, सर इसको हम स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस कर देंगे, परचेस से कम कर दो। सिंपल, परचेस की लड़ाई है कि भैया देखो जब तक तुमने मुझे परचेस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया तो मैं परचेस में नहीं रहूंगा, मेरा हेड चेंज हो जाना चाहिए, ये बोलता है परचेस अकाउंट, राइट। तो इसलिए क्या लिखा हुआ जरा पढ़ो ध्यान से, गुड्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ फ्री ऑफ कॉस्ट। In this situation, staff welfare expense account is debited because it means increase in indirect expense, and purchases account is credited because it reduce the cost of goods sold. Entry आपको दिख रही है, staff welfare expense account debit to purchase account, ठीक है। क्या impact होगा इसका, टू फोल्ड impact, टू फोल्ड effect deducted from purchase account transfer to debit of profit and loss account। ये इसका टू फोल्ड impact है जो आपको एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि एंट्री पास करने नहीं बैठेंगे हम सीधा इफेक्ट देंगे फाइनल अकाउंट्स में, राइट। एंट्री पास करने नहीं बैठेंगे। अब आता है एबनॉर्मल और एक्सीडेंशियल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं सर, जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं मतलब कि रूटीन नेचर के नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आपके फैक्ट्री के गोडाउन में आग लग गई, तो क्या आग हर साल लगती है, नहीं सर कभी कभी लगती है। चोरी हो गई, क्या हमेशा चोरी होती है, नहीं सर कभी कभी हो सकती है। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल losses. Abnormal or accidental losses occurs because of fire, accidents or earthquakes which may damage or destroy assets, that is fixed assets or stock of the firm. In such a case, the asset account is credited and profit and loss account is debited. क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई, आग लग गई आपके फैक्ट्री के गोडाउन में, स्टॉक भी जल गया और आपकी जो एक मशीन थी वो भी जल गई। तो क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को भी कम करना पड़ेगा, मशीन को भी कम करना पड़ेगा। उठा के डेबिट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कम कर दो रिस्पेक्टिव एसेट्स। Stock of goods may also be damaged or destroyed by fire or other reasons. This will reduce the amount of gross profit, as a result net profit. However, it is better to determine gross profit which would have been earned without the loss, since this enables the firms to assess its trading operations properly. To nullify the effect of loss of stock is transferred to the credit of the trading account with the cost of the goods destroyed.
तो क्या करते हैं, कॉस्ट के साथ ही उसको हम यहाँ पे ट्रेडिंग में लेके जाते हैं। क्लियर बात है। चलो, if goods destroyed are not insured, then cost of goods destroyed is transferred to the debit of the profit and loss account. If the goods are insured, then the claim admitted by the insurance company is deducted and the claim not admitted is transferred to the debit of the profit and loss account. बहुत सिंपल सी बात है भाई, 1 करोड़ का नुकसान हो गया आपके स्टॉक का, इंश्योरेंस 80 लाख रुपए एडमिट हुआ, तो 20 लाख का ही आपका एक्चुअल खर्चा है, ना कि 1 करोड़। एक्चुअल लॉस इज 20 लाख रुपीस, तो 20 लाख को ही हम डेबिट करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस में, पूरा 1 करोड़ करना है कि नहीं। इफ स्टॉक इज इंश्योर्ड, एक्सीडेंशियल लॉस ऑफ स्टॉक और फायर वाइज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेस, फॉर इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट, इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्सीडेंशियल लॉसेस को उतने से अमाउंट से कम कर देंगे। डिफरेंस जो बचेगा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देना कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय पासिंग दी एंट्री। तो एंट्री क्या पास होगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो ये वाला अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, बाकी इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाता है। क्लियर बात है। चलो, फॉर एडजस्टिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट विदाउट एंट्री इज पास्ट, तो एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट और लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू द वैल्यू ऑफ द abnormal लॉस, सिंगल एंट्री पास करके भी आप कर सकते हो। It is to be noted that in all cases purchase account is credited by the amount of abnormal loss, whether recoverable or not. उसको परचेस को तो कम कर दीजिए आप उतने से। Amount that is not recoverable from insurance company is a loss and is transferred to debit of profit and loss account. The amount of claim receivable from the insurance company is shown in the asset side of the balance sheet, क्योंकि पैसे मिलने हैं। नेट इफेक्ट में समझ लो 2 बातें, बस इतने में काम हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए का स्टॉक जल गया, सबसे पहले परचेस से 1 करोड़ रुपए माइनस कर दो, प्लस कर दो फायर बाय लॉस स्टॉक अकाउंट, तो एंट्री पास क्या होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करेगी जितने का, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर स्टॉक 80 लाख, बचा 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। दैट्स इट। क्लियर। चलिए, अब आता है सेट ऑफ जीएसटी। अब देखो, जब मैं जीएसटी पढ़ा रहा था मैंने बोला था ध्यान से कि जीएसटी ना मेरे लिए खर्चा है और जीएसटी ना मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? सॉरी, ना खर्चा है ना इनकम है, लायबिलिटी तो है, ना खर्चा है ना इनकम है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। बस बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, मेरी इतनी सी जिम्मेदारी है कि मैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करूं उस पे जो रेट डिसाइड किया सरकार ने, उस रेट से जीएसटी का अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट करूं और गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दूं। मेरी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या मुझे इसको इनकम या एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना चाहिए? जल्दी बोलो। नहीं करना चाहिए, ना इनकम में रिकॉर्ड करना चाहिए ना एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर अब 2 तरह के जीएसटी होती है, एक होती है परचेस के टाइम पे देता हूं और एक होती है सेल्स के टाइम। जो परचेस के टाइम में जीएसटी पे कर रहा हूं अपने वेंडर को, अपने सप्लायर को, वो मेरे लिए क्या एसेट है, और जो मैं कस्टमर के सेल्स के टाइम पे कलेक्ट कर रहा हूं वो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो एसेट्स और लायबिलिटी आपस में क्या होती है, सेट ऑफ। लेकिन इसके सेट ऑफ के क्या है, रूल्स हैं। जीएसटी के चैप्टर में मैंने अच्छे से पढ़ाया था, नहीं पढ़ा हो अगर डिटेल में पढ़ना तो चले जाओ जीएसटी का चैप्टर, उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया, वहां पर पढ़ के आ जाओ। तो यहां पे हमें करना है जीएसटी। अब 2 सिनारियो हो सकते हैं, इफ इनपुट जीएसटी इज मोर देन द आउटपुट जीएसटी। तो सेट ऑफ रूल क्या है, सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, सेट ऑफ बैलेंस इनपुट आईजीएसटी इफ एनी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी सेट ऑफ होगा, बच जाएगा तो सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी सेट ऑफ कर लेना। सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, सेट ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी, ये दोनों आपस में सेट ऑफ कर लेना। ठीक है, ये सिनारियो कब था, जब इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन द आउटपुट आईजीएसटी। अब आता है इफ आउटपुट आईजीएसटी इज मोर देन द इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट ज्यादा है तो सेट ऑफ इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, सेट ऑफ इनपुट्स एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। अभी तक प्रोसेस सेम है। इफ इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी हैव बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। बहुत सिंपल कहानी है। यहां तो आईजीएसटी को जरूरत नहीं पड़ी किसी की मदद मांगने की,
वो अपने आप में ही सफिशिएंट था, अपने आप का बैलेंस सेट ऑफ कर लिया। जो बैलेंस रह जाएगा इनपुट ज्यादा होने के कारण एसेट साइड डिस्क्लोज कर देंगे बैलेंस शीट में हम। अब जब यहां पे बात आई तो उसको जरूरत पड़ गई, तो जरूरत पड़ गई क्या बोला कि भैया पहले अपना काम कर लो खुद, पहले अपने आप में सेट ऑफ कर लो, अगर तुम दोनों में बैलेंस बच जाए तो क्या करना, आईजीएसटी में सेट ऑफ कर देना। दैट्स इट, इतना सा काम आपको करना है टू सेट ऑफ दी जीएसटी। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम करते हैं इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को बाइंड अप, कॉन्सेप्ट को करते हैं रिकॉल। आपको देता हूं सीधा कॉल टू एक्शन, क्या करना है ध्यान रखो, पूरी टेबल बना के लेके आया हूं, एक एक टेबल को याद रख लो, बस स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेना। टेबल ऑफ एडजस्टमेंट अपेयरिंग आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस, आइटम जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है तो क्या एडजस्ट करना है। क्लोजिंग स्टॉक, अगर वो लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस के बाहर, अभी हम बात कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बाहर के आइटम्स की, तो करना क्या है, करना क्या है सर, एंट्री पास कर देना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। एडजस्टमेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट सोन इन द क्रेडिट साइड, एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट सोन इन द एसेट साइड एज अ करंट एसेट्स। क्लियर, ये वाली ये तीन टेबल आप देखते जाओ, एंट्री नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंट्री भी दी हुई है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो करना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इन डेबिट साइड, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इन डेबिट साइड, और यहां पे सोन इन द लायबिलिटी साइड एज अ करंट लायबिलिटी। क्लियर बात है जी, एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा हर एक आइटम के बना के लेके आया हूं, इतना भी कर लोगे ना तो 100% कभी गलत नहीं होगा आपका। प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, तो एंट्री पढ़ लो, डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस डेबिट साइड, डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में दिखा देना एसेट साइड। अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव इनकम। अब अक्रूड इनकम कहां पे, यहां तो जाएगी नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड कर देना। एडजस्ट क्या लिखा है, ऐड रिस्पेक्टिव इनकम इन द क्रेडिट साइड, ऐड कर देना, और यहां पे एसेट साइड दिखा देना करंट एसेट्स में। अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो यहां पे क्या करना, डिडक्ट कर देना इनकम से, और यहां क्या करना, लायबिलिटी साइड दिखा देना एज अ करंट लायबिलिटी। क्लियर बात है जी, दो इफेक्ट देने हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर आइटम है। डेप्रिसिएशन, एंट्री दिख रही है, डेबिट साइड दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और डिडक्ट हो जाएगा एसेट से, रिस्पेक्टिव एसेट से। बैड डेट्स, राइट इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, यहां माइनस कर देना डेटर्स से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इन द एसेट साइड। चलो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स सोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इन द एसेट साइड। एक्सेस प्रोविजन ऑफ प्रोविजन डाउटफुल डेट्स रिटर्न बैक, तो क्रेडिट साइड दिखा देना और यहां पे कुछ नहीं करना है, प्रोविजन क्रेडिट साइड दिखा देना क्योंकि प्रोविजन में वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या है, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन डेबिट साइड दिखा देना प्रॉफिट एंड लॉस के, और यहां पे दिखा देना लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड और लायबिलिटी साइड इन द कैपिटल। ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, सिर्फ हम रिवाइंड कर रहे हैं। तो ये आएगा वैल्यू ऑफ सच गुड्स डिडक्टेड फ्रॉम परचेस और सोन इन द डेबिट साइड ऑफ द स्टाफ वेलफेयर अकाउंट। ड्रॉइंग्स अगेन कॉस्ट ऑफ द गुड्स डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस और वैल्यू ऑफ गुड्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन द लायबिलिटी साइड इन द ड्रॉइंग्स में से हम इसको एडजस्ट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस, तो सोन इन द डेबिट साइड डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट्स। लॉस ऑफ स्टॉक बाय एक्सीडेंट और फायर, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस में से कम कर लेना, डेबिट साइड दिखा देना, और यहां पे कंपनी जो मिलने वाला वो पैसा यहां दिखा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाला। क्लियर हो गया, 14 15 खत्म। ठीक है, अब है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। अब जो आइटम ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है तो सो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट्स। अब यहां पे सिंगल एडजस्टमेंट जाएगा, ट्रायल बैलेंस में आइटम है, वैसे नहीं भी बता तो काम चल जाता आपको क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जो भी आइटम उसका एक ही इम्पैक्ट जाएगा, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक आइटम है, कंफ्यूजन ना हो तो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ तब क्या करना, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा हुआ तब क्या करना, दोनों आइटम बता रहा हूं, दोनों सिनेरियो बता रहा हूं आपके लिए। क्लियर बात है जी, चलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस shown in the liability side of the balance sheet as a current liability. Prepaid expenses shown in the asset side of the balance sheet. Accrued income shown in the asset side of the balance sheet.
unearned income shown in the liability side of the balance sheet. 5 आइटम हो गए. छठवां आइटम depreciation, transfer to the debit side of the profit and loss account as a separate item. Bad debts, transfer to the debit side of the profit and loss account, transfer to the debit side of the provision for doubtful debts account. Discount, debit side of P&L, debit side of the P&L. Next, interest on capital, debit side of the P&L, interest on drawing, transfer to the credit side of the profit and loss account क्योंकि पैसा आएगा. Goods received as sample, transfer to the debit side of the profit and loss account. Goods withdrawn by proprietor, deducted from capital and the liability side of the balance sheet. ये आपके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. कंक्लूड किया हमने इस टेबल के माध्यम से. इतने आइटम याद रख लोगे तो काम हो जाएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां से मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे. ये तीनों वीडियो आपको जरूर देख के आना है, जब जाके आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा क्लियरली समझ में आएगा. मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट मिल जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक अवेलेबल होती है. मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और स्टेट बोर्ड्स, दैट इज यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड. इसके अलावा आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी और ओलंपियाड के वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर. हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं. आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए यूज कर सकते हैं लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग.